हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6, दिस इज़ थर्ड पार्ट। एंड इससे पहले हम क्या डिस्कस कर चुके थे? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हमने देखा था। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन, राइट? रेस्पिरेशन इज़ अनदर लाइफ प्रोसेस इन द रो। सो लेट्स स्टार्ट विद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को कुछ लोग स्टूडेंट्स ये समझते हैं सेम चीज़ है, बट रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस है। ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, राइट, एंड रेस्पिरेशन इज़ ए प्रोसेस विच इज़ related to the breakdown of glucose. It is a chemical process. It involves some reactions, biochemical reactions. So respiration is a process of breaking down of absorbed molecule such as glucose. It is basically a carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी विद इन द सेल। सेल के अंदर जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, उसे रेस्पिरेशन कहते हैं, राइट? So the absorbed glucose molecule is converted into pyruvate, which is a 3-carbon molecule, and release some amount of energy. This process takes place in cytoplasm of the cell. रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का अपोजिट होता है। जिस तरह फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं ऑटोट्रॉफ्स, उसी तरीके से ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है सेम प्रोडक्ट्स में जो रिएक्टेंट्स थे पहले, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट्स होते हैं अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से, वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू होती है। सबसे पहले ग्लूकोज जो है किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में। पायरुवेट इज़ अ 3-कार्बन मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल से पायरुवेट के 3 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है वो 2 बनेंगे। सो 2 पायरुवेट्स में टूट जाता है ग्लूकोज और कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है। साइटोप्लाज्म में इतना होता है। तो पायरुवेट जो है वो फिर फर्दर क्या होता है? डिवाइड होता है, फर्दर ब्रेकडाउन होता है उसका। तो फर्दर ब्रेकडाउन डिपेंड करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस पे। पायरुवेट अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, और अगर एब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट का तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इस पर डिपेंड करता है कि पायरुवेट कितनी का ब्रेक डाउन कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट के लिए, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज नहीं चाहिए। दिस पायरुवेट इज देन ब्रोकन डाउन डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इफ breakdown of pyruvate molecule takes place in the absence of oxygen, then this respiration process is known as anaerobic respiration, which takes place in the yeast cell during fermentation. तो fermentation के टाइम पे ये होता है, fermentation के प्रोसेस में ये होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, यीस्ट सेल में होता है, ठीक है। इसमें इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज़ होता है। एक मॉलिक्यूल बनता है इथेनॉल का। इथेनॉल क्या है? अल्कोहल है इथेनॉल, C2H5OH इसका फार्मूला होता है, C2H5OH। ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है, राइट। अगर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट होता है इन द एब्सेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो एरोबिक कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। इसके बारे में 9th में पढ़ा था। इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पायरुवेट मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ए लॉट मोर देन द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग इनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो ज़्यादा होती है किसके मुकाबले में? एनाएरोबिक के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ पे इथेनॉल बन रहा है जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में ही तीनों कार्बन्स डिवाइड हो जाते हैं पायरुवेट के। सो अगर लैक ऑफ एनर्जी हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो मतलब ऑक्सीजन तो हो लेकिन प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो जितना चाहिए प्रॉपर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट मॉलिक्यूल के लिए, तो क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन तो होगा बट जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, राइट। सो ये मसल सेल्स में होता है जब कुछ सडनली
कोई वर्क बहुत हैवी कर लेते हैं, कोई मतलब वर्कआउट कर लेते हैं, क्या करते हैं, वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, तो वेट लिफ्टिंग वगैरह करने से सडनली क्या होता है, हमें क्रैम्प्स जो फील होते हैं, दर्द जो होता है, वो लैक्टिक एसिड के बनने से होता है। लैक्टिक एसिड क्यों बन जाता है? सडनली जब हमने वर्कआउट किया तो उस टाइम हमारे सेल्स में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं था जो चाहिए एनर्जी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होने की वजह से जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स होते हैं। सो दिस इज़ ए फ्लो चार्ट जो ग्लूकोज का पायरुवेट से होते हुए 3 पाथवे के थ्रू क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन शो कर रहा है। सो ग्लूकोज पहले साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट अलॉन्ग द डिफरेंट 3 पाथवेज डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। एनर्जी सभी में प्रोड्यूस होती है, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें। तो ये था हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय 3 पाथवेज। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट एडीपी। एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है एनर्जी। एडीपी है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप होते दो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकनली गलत लिख गया है, एडीपी में भी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट लिख दिया है और एटीपी की फुल फॉर्म में भी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट लिख दिया है। इट इज़ एडिनोसिन डाईफॉस्फेट फॉर एडीपी। ये है ना, ये ट्राई नहीं है, ये डाई है, राइट, ये डाईफॉस्फेट है, ठीक। ये वाला जो है ये ट्राईफॉस्फेट नहीं है, डाईफॉस्फेट है। इट इज़ डाईफॉस्फेट, सो माइंड इट। सो इसमें हमें गलत नहीं लिखना है, मैंने नोट्स में लिखा है गलती से ट्राई ही लिख गया है एडीपी की जगह भी। सो एटीपी मॉलिक्यूल इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी। एटीपी एनर्जी करेंसी कहलाती है क्योंकि एटीपी ही खर्च करता है सेल जब भी उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एटीपी कैसे खर्च करता है? एटीपी को एडीपी और एक फॉस्फेट ग्रुप में तोड़ देता है, जिसकी वजह से एनर्जी निकलती है। तो कितनी एनर्जी निकलती है? 30.5 किलोजूल पर मोल। एक मोल एटीपी में इतनी एनर्जी निकलेगी, 30.5 किलोजूल मीनिंग इनटू 1000 से कर देंगे तो 30500 जूल्स, राइट। सो ये हमारे रिएक्शन के फॉर्म में शो किया हुआ है। एडीपी व्हेन एडेड विद ए फॉस्फेट ग्रुप बाय यूटिलाइजिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इट will be converted into ATP molecule, and ATP is energy currency. When it is broken down again into ADP and phosphate group, then it releases amount of energy which is 30.5 kilojoule per mole. So this much energy is released by 1 mole ATP molecules. So for the aerobic respiration reaction to be taken place, there are different mechanisms in different organisms. So aerobic respiration के लिए अलग अलग organisms में अलग अलग mechanisms हैं, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डिज़ाइन, बॉडी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, तो उनके हिसाब से ही उनके अंदर मैकेनिज्म्स प्रेजेंट होते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स के पास स्किन होती है या गिल्स होते हैं। स्किन गिल्स से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, और प्लांट्स के पास स्टोमेटा होते हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सो ह्यूमन बींग्स के पास रेस्पिरेशन के लिए पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें लंग्स होते हैं। तो लंग्स हमारे ऐसे ऑर्गन है जिसमें हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। कैसे होती है वो देखेंगे। वी ब्रीथ एयर इज इनहेल्ड एंड पास थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड गेट्स फिल्टर्ड बाय द हेयर्स दैट लाई इन द पैसेज। तो पैसेज जो है नोस्ट्रिल्स से होते हुए, पैसेज जो है मतलब थ्रोट के बाद हमारे विंड पाइप तक, वो पैसेज नोस्ट्रिल्स वाला पैसेज जो है लाइंड होता है। अंदर जो है हेयर्स होते हैं स्मॉल, उन हेयर्स से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, राइट। और उसमें म्यूकस भी होता है जिससे क्या होता है जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह चिपक जाते हैं। सो इससे फिल्ट्रेशन ऑफ एयर होता है, और एयर ठंडी है अगर तो थोड़ी सी वार्म भी हो जाती है। आफ्टर नोस्ट्रिल्स एयर पासिस थ्रू द थ्रोट में जाती है एयर। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट विच एंश्योर दैट द एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स। सो एयर पैसेज जो है वो कोलैप्स ना हो, चिपक ना जाए विंड पाइप के अंदर। और थ्रोट रीजन में क्या होते हैं, कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट करते हैं कोलैप्स होना, मतलब चिपक गया अगर विंड एयर पासेज सक्शन और वैक्यूम की वजह से, तो क्या होगा, सक्शन और वैक्यूम
के प्रेशर की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर पैसेज कोलैप्स हो सकता है, इसलिए उसके लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ. सो एयर ट्रैवलिंग थ्रू विंड पाइप एंटर्स इनटू लंग्स. विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स नोन एज ब्रोंचाई. ब्रोंचाई या ब्रोंकाई जो भी बोलें आप, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कुछ लोग ब्रोंचाई कहते हैं, कुछ ब्रोंकी कहते हैं, कुछ ब्रोंकाई कहते हैं. इट डजेंट मैटर बिकॉज आपकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए. स्पेलिंग अगर करेक्ट है तो आप कुछ भी बोलो, लिखना सही है. इस तरह से इसको प्रोनाउंस करो कि आपकी स्पेलिंग आप जो लिखो वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है. और दीज ब्रोंचाई और ब्रोंकी फर्दर डिवाइड्स इनटू ब्रोंचियोल्स. ब्रोंचियोल्स जो होते हैं, ब्रोंचियोल्स फर्दर डिविजन्स होते हैं ब्रोंकाई के. यहाँ पे एक आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम गिवन है जिसमें नेजल पैसेज, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स और फिर उसके बाद विंड पाइप, ठीक है. उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंचियोल्स, उसके बाद एल्विलर सैक्स आपको दिखा रखे हैं, डायफ्राम दिखा रखा है. तो ये एक डायग्राम था, इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे नीचे देखो क्या है. ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट्स इनटू बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एल्विली. जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं यानी सब ब्रांचेस जो होती हैं, ब्रांचेस की फर्दर ब्रांचेस जो होती हैं उनको उनके टर्मिनेशन पे, उनके एंड पे क्या होते हैं, एल्वियली होती हैं. एल्वियली बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो ग्रेप्स की तरह एक गुच्छे में होती हैं और वो एयर सैक्स हैं जिसके अंदर एयर फिल हो जाती है. व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम. जब हम अंदर इनहेल करते हैं एयर को तो रिब्स क्या हो जाती हैं, उठ जाती हैं ऊपर, और डायफ्राम सीधा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है. एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर. तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू लंग्स एंड फिल्स द एल्विली. क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एल्विली में एयर फिल हो गई, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया. सो एल्विली प्रोवाइड अ सरफेस एरिया वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. ये एल्विली जो होती है ये उसी तरीके का फंक्शन करती है जिस तरीके का विलाई कर रही थी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में. विलाई स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं. इसी तरह लंग्स में एल्विली सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और क्या करता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है ब्लड वेजल्स का एयर के साथ. ब्लड वेजल्स और एयर जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती हैं तो ब्लड वेजल्स क्या कर लेती हैं, ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर लेती हैं, एक्सचेंज कर लेती हैं. वो ऑक्सीजन अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, राइट. सो ये फंक्शन होता है किसका, एल्विली का. सो द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू the blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all cells in the body. तो एल्विली में ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आ जाती है. तो क्यों आती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट है, वो रिलीज़ होनी है और ऑक्सीजन सारे बॉडी पार्ट्स के सेल्स में जाना है. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contains a residual volume. तो residual volume एक हमेशा maintain करता है लंग. जो वॉल्यूम मिनिमम वॉल्यूम है इनहेल एक्सहेल दोनों में वो मिनिमम होता ही है, और ये वॉल्यूम इससे कम एयर नहीं होती कभी लंग्स के अंदर. लंग्स एक वॉल्यूम को, मिनिमम वॉल्यूम को एयर के हमेशा अपने अंदर रखता है जिसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम. सो दैट देयर इज़ सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब. तो जिससे कि क्या हो, आराम से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाए, टाइम सफिशिएंट मिले ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड आराम से रिलीज हो जाए. इन ह्यूमन बींग्स हेमोग्लोबिन एक ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसमें. दिस पिगमेंट हैज़ ग्रेट एफिनिटी विद ऑक्सीजन and red blood corpuscles RBCs have this pigment which is known as hemoglobin. And carbon dioxide is soluble in water, so therefore it is water which carry carbon dioxide in blood, right. Water is always there in plasma, so carbon dioxide is more soluble in water than oxygen is released and hence mostly transported in the dissolved form in our blood. कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के अंदर. तो ये हमारा थर्ड पार्ट था चैप्टर का, जिसमें हमने रेस्पिरेशन पूरा डिस्कस किया और ब्रीथिंग का मैकेनिज्म डिस्कस किया अलॉन्ग विद दिस डायग्राम. सो दिस इज़ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, नोट्स प्रिपेयर कर लो अपने नोट्स की नोटबुक में, इसको स्क्रीनशॉट्स ले लेके या पॉज करके. सो विल डिस्कस फर्दर इन नेक्स्ट क्लास. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.